मुकुल पुरोहित। आई लाइक पीपल हु वर्क विद स्ट्रैटेजी, और ये उनमें से ही एक है। इस पॉडकास्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज स्कैम्स, कि कॉलेज कैसे स्कैम्स करते हैं, कॉलेज की एकदम असलियत पता लग जाएगी। और अभी 12th खत्म हुई है एग्जाम के बिना ही, बट कॉलेज ढूंढ रहे हो तो इसके चैनल को फॉलो करो, इसके चैनल को देखो। इसका कंटेंट बहुत ज्यादा यूनिक है। सारे बात कर रहे हैं कि आईआईटी जाओ, आईआईएम जाओ, या कोई भी बड़े कॉलेज में जाओ और तरक्की हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी एक्चुअली। बट क्या रियलिटी है वो ये बंदा बात कर रहा है। ये एक्चुअली आरओआई पे बात कर रहा है। ये बात करता है कि कॉलेज जाके तुम इतनी फीस दे रहे हो, इतनी ट्यूशन फीस दे रहे हो, फिर उसके बाद असाइनमेंट में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तुम्हारा ट्रेवल में पैसा खर्च हो रहा है, पूरा एनालाइज करके बताता है कि उसके बाद जो प्लेसमेंट के लिए वहां पे कंपनी आ रही है, जो भी टॉप की आ रही है, क्या वो उतनी प्लेसमेंट दे रही है जितने आप पैसे खर्च कर रहे हैं इस प्रोसेस में, क्या आप उतना आरओआई निकाल पा रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी इसका चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए तो है। सो दिस पॉडकास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी बातें करी हैं, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में खुल के बातें करी हैं, नाम लेके बातें करी है हमने। तो पॉडकास्ट में बहुत मजा आएगा और बहुत ज्यादा इंसाइटफुल चीजें मिलने वाली है कॉलेज के बारे में, स्कैम्स के बारे में, कॉलेज स्कैम्स के बारे में। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इनके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। मेरा नाम मुकुल पुरोहित है, और मुकुल पुरोहित सुन के आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि एक छोटा सा यूट्यूबर है, छोटा कंटेंट क्रिएटर है, 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट है। और मेरा जो कंटेंट वेरी करता है यूट्यूब के ऊपर, एजुकेशन के अराउंड वेरी कर रहा है अभी, जिसके अंदर 10th के बाद में एक स्टूडेंट जब कोचिंग में एडमिशन लेता है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। तो कोचिंग रिव्यू, जितने भी बिग ब्रांड्स कोचिंग आप सोच सकते हो, उनके कम्प्लीटली ऑनेस्टी एंड अनबायस्ड तरीके से कोचिंग रिव्यूज़ की सीरीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी। और एक 12th के बाद में, जहाँ पे इंडियन पेरेंट्स 15-20 लाख रुपए लगाते हैं एक प्राइवेट कॉलेज में बच्चे के, तो मैक्सिमम जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, मैं अभी उसी सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, उनके ऊपर एक अच्छी रिसर्च करके कि उनका कितना आरओआई है, कैसी उसकी कैंपस लाइफ है, कैसे उसके क्लब्स है, क्या प्रोज है, क्या कौन सा, इस पर रिसर्च करके उस पर एक सीरीज चल रही है। तो वो बेनिफिशियल चीज़ें हैं। मतलब ये सारी चीज़ मैं वो शेयर कर रहा हूँ मेरे कॉन्टेंट के अंदर जो एकेडमिक पोर्शन से रिलेटेड है मुकुल पुरोहित के। अब जो मेरे से रिलेटेड फ्रीलांसिंग वाली चीज़ थी, वो अब मेरे यूट्यूब के अंदर अभी 8,000 अराउंड सब्सक्राइबर्स है और 12 लाख के आसपास व्यूज़ है। तो 10,000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद में, जो फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, इससे रिलेटेड स्टफ़ है जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर पता होना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए उसको, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी रील्स रहती है, प्रोडक्टिविटी, स्टार्टअप्स, मार्केटिंग, जो आपने देखी भी होगी, बस वही है। ओके, सो मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, और मैं देखा उसमें हर जगह ये लिखा हुआ है कि आई एम नॉट फ्रॉम एनआईटी, आईआईटी एंड आई एम, या क्या क्या रीजन है? हर जगह मैं देख रहा हूँ कि वो लिखा हुआ है। तो मेरे यूट्यूब पे वही लिखा हुआ दिखेगा आपको, इंस्टाग्राम पे वही दिखेगा। देखो एक्चुअल में यही चीज़ थी, है ना, मेरा जो फील्ड है ना, जिसके अंदर मेरे यूट्यूब में जो ऑडियंस है वो है मैक्सिमम जेई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपको पता होगा, उसकी ऑडियंस है, ठीक है। अब बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो मिसलीड कर देते हैं जनरली ऑडियंस को कि मैं आईआईटी से हूँ, एक्चुअल में वो आईआईटी से होते नहीं, और वो स्ट्रेटजीज बनाना, मोटिवेशन देना, इस तरह के चलते हैं। तो मैंने भाई क्लियरली एक ऑनेस्टी होती है ना, उसके साथ मेंशन कर दिया भाई मैं किसी आईआईटी एनआईटी आईएम से नहीं हूँ, फिर भी अगर आपको मेरी एडवाइस वर्ती लगती है तो लो, नहीं तो मत लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपके साथ में, वो वाली चीज़ है। मतलब ओके, सो क्या इतना बड़ा देखो उखाड़ा, इतना बड़ा उखाड़ा नहीं है कि हम ऐसे धड़ल्ले से बोल सकते हैं मैं आईआईटी एनआईटी आईएम से नहीं हूँ, तो उस वे में नहीं ले सकते इस चीज़ को। उसको वैसे ले सकता है कि मैं ऑडियंस के साथ में बस ट्रांसपेरेंट हूँ कि मैं कौन सी कॉलेज से हूँ और इस आईआईटी से नहीं हूँ, तो आप इतना मतलब लेना मत दिमाग में। ओके, अमन दत्तेवाल को फॉलो करते हो? हाँ, अमन दत्तेवाल सर को मैंने 9th-10th में फॉलो किया था। उसके बाद में मतलब धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर चेंज होते रहते हैं। बाय द टाइम आप एक इन्फ्लुएंसर लर्निंग लेके उसको एग्जीक्यूट करके, उसके बाद जैसे बियर बाइसेप्स, विवेक बिंद्रा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लर्निंग से मतलब अपने आप को ग्रो किया है। बातों से पता चल जाता है जब जब क्योंकि मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट ले चुका हूँ, तो अब जो सामने वाला जो जिस स्टाइल में बात कर रहा होता है ना, उससे समझ आ जाता है कि वो कौन से इन्फ्लुएंसर को करेंटली फॉलो कर रहा है। हाँ, बस मेरे मतलब 3-4 इन्फ्लुएंसर्स ही थे, अमन भैया और रणवीर भैया, विवेक बिंद्रा, बस यही थे। और अभी कुछ नए नए आ रहे हैं, और तो सबको कर लेते हैं धीरे धीरे। हाँ सही है, जिससे ज्यादा सीखने को मिल रहा है इस टाइम पे करंट मेंटोर वही ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आइडिया मतलब फैन बॉय नहीं होना चाहिए किसी का। कोई अगर आपको कंटेंट दे रहा है, उसके पीछे विजन यही है कि कोई मेरी लर्निंग को एग्जीक्यूट करे अपनी लाइफ में। तो अमन भैया कोई बात बोल रहे हैं, उसको अपन सीख के एग्जीक्यूट करेंगे, तभी तो उनका मोटिव पूरा होगा। वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। बस एक बंदे का ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यही है, भाई मेरे भगवान है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ होता है कि तुम्हारे को एक पर्सपेक्टिव पे चीज समझ आ रही है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि मेरे को रणवीर अलावालिया के
कुछ कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट कुछ जो मेरे हाँ, मेरे बस ये काम चीज़ के है ही नहीं, जैसे कि उसमें लिखा होता है कि गर्लफ्रेंड हाँ। कैसे बनाए, वो मेरे को आता है हाँ। तो वो मेरे काम का हाँ। नहीं। सो सही है। तो ऐसे किसी को ये नहीं होना, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो एकदम स्टिक हो जाता है कि नहीं यार इसने ये बोला तो यही सही है, ये हाँ, वो सबसे बड़ी, और अभी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है कि अमन भैया ने ये बोल दिया तो मेरे को तो यही करना है, रणवीर भैया ने ये बोल दिया तो मेरे को यही करना है। अब रणवीर भैया अलग अलग डायमेंशंस के अंदर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो साइकोलॉजी पे, फाइनेंस पे, रोमांस पे, हर चीज़ पे बात करेंगे। तो आपकी एज ही नहीं है उस ग्रुप के अंदर, तो आप कैसे उस चीज़ को फॉलो कर लोगे? Exactly. जैसे कंसर्न भी रहता है कि उनका एक टारगेट ऑडियंस तक ही पहुंचना है। सो अब जिसको मल्टीपल टारगेट ऑडियंस पे जाना है, मल्टीपल ऑडियंस को कैच करना है, तो वो मल्टीपल कंटेंट बनाएगा। अब तुम सोच के बैठे हो कि वही यही बात सही है, तो दिक्कत हो जाएगी। बट एनीवेज, वो तो उनका सोशल मीडिया का गेम है। सो अभी आपका कंटेंट ऐसा होता है कि आप सीरीज बनाते हो कि ये कॉलेज की, अब इस कॉलेज में जाना वर्दी है या नहीं, हाँ, और मतलब मेरी जो ऑडियंस रहेगी वो कॉलेज से रिलेटेड रहेगी। आने वाले एक साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अर्ली 20s के अंदर कोई है, मैं भी अर्ली 20s में हूँ, कोई अर्ली 20s में बंदा है, तो वो मेरे इंस्टाग्राम के कंटेंट से, यूट्यूब के कंटेंट से काफ़ी सारी वैल्यूज़ ले सकता है। ये वाली एंड नोट यही है। ओके। सो अभी आप कौन से कॉलेज में हो? मैं हूँ मेरे होम टाउन की कॉलेज के अंदर ही, Tier 3 कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बीकानेर। यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बस डिग्री लेनी थी, उस माइंड से डिग्री ले रहे हैं। बाकी मेरे को इससे कुछ नहीं करना। अब ये तो मतलब डिग्री लेने के लिए कि मम्मी पापा ने कहा डिग्री करनी है तो कर रहे हैं। बस वो डिग्री लेने के लिए ही डिग्री ले रहे हैं, वही बात है। तो ये आप खुद के प्रेशर पे कर रहे हो, मम्मी पापा के, कि डिग्री लेनी है खुद सोचा है, या मम्मी पापा ने कहा कि नहीं बेटा नहीं graduate तो मतलब होना? देखो है ना, क्योंकि मेरे साथ नहीं ये दिक्कत है। मेरा अभी, वो मैं समझ गया मैं, पर मेरा स्टार्टिंग से, मैंने 9th-10th में था ना, तब ये चीज़ तो डिसाइड कर ली थी कि भाई प्लेसमेंट तो लगनी नहीं है। क्योंकि ये क्रिएटर्स इकोनॉमी वाली चीज़ को मैंने बहुत पहले ही देख लिया था। मैंने कहा कंटेंट क्रिएशन में जाना है, फिर स्टार्टअप्स वगैरह करना है, कुछ ऐसा ही करना है, मतलब प्लेसमेंट तो लगनी नहीं है, ये मैंने माइंड में एकदम बिठा ली थी बात। तो फिर जैसे 12वीं खत्म हुई तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जैसे VIT है, मणिपाल है, JEE वगैरह में किसी में हुआ नहीं मेरा, वो साफ साफ मैंने बता भी रखा है। तो VIT मणिपाल वगैरह में अच्छी रैंक आ गई, मेरिट से मेरा एडमिशन हो रहा था मतलब। और इंडियन पेरेंट आपको पता है, अगर उसी के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं तो वो घर भेज देंगे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, 15 लाख रुपये खुशी खुशी दे देंगे। तो पेरेंट्स तो रेडी थे पढ़ाई कराने के लिए VIT भेजने, पर मैंने एक बार सोच के देखा, मैंने कहा प्लेसमेंट अपन को लगनी नहीं है, 15-20 लाख रुपए साउथ में वहाँ पे जाके मैं दूंगा, उससे बढ़िया होम टाउन में कॉलेज है, डिग्री मेरे को डिग्री ही लेनी है, और मेरे को क्या चाहिए, टाइम चाहिए बस, और कुछ नहीं है। आपको भी पता है कंटेंट क्रिएशन के अंदर टाइम चाहिए होता है। मैंने कहा ठीक है, वो मेरा बेस्ट डिसीजन था अभी तक का, तो छोड़ा मैंने, फिर इसको स्टार्ट कर दिया। और डिग्री लेने का मतलब ये डायरेक्टली ऐसे बोल नहीं सकते ना, डिग्री मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। जब तक हम कुछ बड़ा उखाड़ नहीं लेते ना, मेरे हिसाब से मैंने एक बार पूरी लाइफ के लिए अगर वेल्थ जनरेट नहीं की तो डिग्री का क्या मतलब। डिग्री तो लेनी पड़ेगी मेरे को, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार मैं सेटिस्फाइड हूँ खुद से, क्या मैंने इतना उखाड़ लिया, अब मेरे को डिग्री का मतलब नहीं, तब अपन ठुकरा सकते हैं। नहीं तो अभी तो देखो डिग्री लेनी है, वही चीज़ है। तो बचपन में प्रेशर में नहीं है मतलब किसी तो का। जब छोटे थे बचपन में, तो हम सबके क्रेजी ड्रीम्स होते हैं कि एक्टर बनना है, पायलट बनना है। क्या सोचा था जब छोटे थे, क्या था दिमाग में? मैं छोटा मतलब एज ग्रुप बताओ आप, मतलब 8th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास ऐसे। बार बार चेंज होता गया था क्या? हाँ, ये बार बार चेंज होता है। मेरे 6th से लेके 8th तक बहुत ड्रीम्स आए थे, कभी एक्टर बनना है, कभी डांसर बनना है, कभी कुछ बनना है। पर 8th 9th के बाद में क्या है, जब से मैंने यूट्यूब में एक्सपोजर लिया और कुछ ऐसा सोशल नेटवर्क जैसी मूवीज़ वगैरह देखी, उसके बाद में एक ही ड्रीम था, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है। यही चीज़ थी और वो अभी तक मतलब दिमाग के अंदर है, और उसी के ऊपर मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मतलब मेरे काम कर रहा हूँ। ओके। सो क्या अभी जैसे कुछ स्टार्टअप वगैरह का सोचा कि क्या करना है आगे, कैसे? स्टार्टअप का बिल्कुल सोच रखा। मतलब अभी मैंने सितंबर के अंदर कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू किया था। सितंबर 2020 में मेरे एग्जाम्स वगैरह ओवर हुए, फर्स्ट सेम स्टार्ट हुआ, तब मैंने ये सोच लिया इस सितंबर से अगले सितंबर तक जितना कंटेंट हो सकता है उतना कंटेंट प्रोड्यूस करना है। तो यूट्यूब पे अराउंड मेरी 180 वीडियोज़ है, और 6 महीने हो गए, तो आप अगर एवरेज देखोगे पर डे 1 वीडियो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो। तो इतना काम मैंने यूट्यूब पे कर रखा है। फिर इंस्टाग्राम वाली चीज़, रील्स मतलब एक बहती गंगा हुई कि इसके अंदर दबा के रीच मिल रही है, और अपन को नॉलेज भी था स्टार्टअप्स का, मार्केटिंग का, तो रील्स बनानी स्टार्ट कर दी। तो अभी यही टारगेट है, सितंबर तक कंटेंट का गेम खेलना सारा। उसके बाद में कंटेंट फिर क्या होता है, एक साल में हैबिचुअल हो जाता हूँ उन चीज़ों से। मेरे को वीडियो एडिटिंग करने में अगर 6 महीने पहले 4 घंटे लगते थे, तो अब मैं उस चीज़ को 2 घंटे में कर रहा हूँ। अब एक साल बाद उस चीज़ को मैं 1-1.5 घंटे में कर लूँगा। हो सकता है मेरे पास थोड़े फाइनेंस से ज़्यादा, मैं किसी को हायर कर लूँ। फिर जो साइड में टाइम मिलेगा उस टाइम फिर स्टार्टअप वगैरह पे जो आइडिया सोच रखे उन पर काम करेंगे। ओके। तो क्या सोचा है, कुछ है आइडिया दिमाग में या अभी सोचना है वो? नहीं आइडियाज़ हैं, पर देखेंगे उनको। कुछ बताओ, कुछ
थोड़ा सा मेरे को समझ आए कि क्या चल रहा है दिमाग में। एक आइडिया है जो अगर कोई मतलब ऐसे तो देखो बहुत सारे आइडियाज़ हर एक के पास होते, सारा गेम एग्जीक्यूशन का, और एग्जीक्यूशन का मेरा टाइम नहीं, मैंने सितंबर के बाद सोच रखा है। तो एक मेरे दिमाग में आया था क्रिएटर्स इकोनॉमी से रिलेटेड ही, कि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फ्लाइंग बीस्ट है, मुंबई कर निखिल है, जो एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, व्लॉगिंग के अंदर है, गेमिंग के अंदर है। तो वो क्या करते हैं, आपने जनरली देखा होगा, वो अपने मर्चेंडाइज सेल करते हैं और नीचे एड्स आते हैं उनके मर्चेंडाइज के, कप्स वगैरह, टी शर्ट्स हो गई, कोई शूज़ बेचता है। तो वो अपने कंटेंट के गेम में इतने बिजी रहते हैं कि मर्चेंडाइज वाले बिजनेस पे उनका ध्यान नहीं रहता इतना। मतलब आपने जनरली देखा नहीं होगा, चलते फिरते दिल्ली के अंदर के किसी ने फ्लाइंग बीस्ट की टी शर्ट पहन रखी है, किसी ने मुंबई का निखिल का कोई मर्चेंडाइज पहन रखा है, क्योंकि वो उसकी मार्केटिंग पे काम नहीं कर पा रहे, वो सारा दिन कंटेंट में बिजी है। वो कोई कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा देंगे, यार आपको टी शर्ट बनानी है और हम ऐड चला देंगे, बस इतना ही कर पाते हैं वो। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके मर्चेंडाइज सेल हो, और एक ही अथॉरिटी वो सारी चीज़ को गवर्न कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स को उसका कमीशन मिले और जो गवर्निंग स्टार्टअप है वो उससे प्रॉफिट जनरेट करे। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी इन्फ्लुएंसर से अपना मर्चेंडाइज सेल करना चाहते हैं वो ही हो, बस और कुछ नहीं होगा, केवल इन्फ्लुएंसर ओरिएंटेड वो मतलब स्टोर होगा। इस टाइप की चीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, कोई करना चाहे तो बढ़िया चीज़ होगी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत रिक्वायर्ड है। तो ऐसे आइडियाज़ तो बहुत सारे आते रहते हैं, मेन तो जब एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तब देखेंगे। ओके, तो सितंबर के बाद प्लान किया है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे? या कुछ ही महीने रह गए, ज़्यादा टाइम नहीं रहा। हाँ बस यही है, तो ठीक है कर लेंगे। ओके, सो नहीं तो कुछ नहीं है ना, तो एक चीज़ तो दिमाग में है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें तो हो ही रखा है एक्सपीरियंस। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। तो अभी कौन सा कितना टाइम हो गया करते हुए कंटेंट, और अभी सारा कंटेंट इसी के ऊपर चल रहा कि कॉलेजेस वगैरह का और ये एक्सपोज, तो इसको कैसे फिगर आउट कैसे करते हो? क्योंकि खुद तो जैसे कि अभी जैसे सपोज कि ट्यूशन का बता रहे हो कि इस कॉलेज की इतनी ट्यूशन फी है तो इसका आरओआई निकलेगा, तो ये कैसे फिगर आउट कर रहे हो? मतलब कॉलेज ये आपके लिए सही है नहीं है, ये कैसे पता करता हूँ मैं, यही तो ये देखो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये सिंपल सी बात मैं बोल देता हूँ हर एक वीडियो में। अपन बात करते हैं, एक कॉलेज ले ली, मान लो कोई भी कॉलेज का नाम ले लिया, उसके प्रोज और कॉन्स दोनों पे बात करेंगे। प्रोज में मैं वो पॉइंट्स लूँगा जो उस कॉलेज के यूनिक पॉइंट्स है कि यार इस कॉलेज के अंदर अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप करना है तो ये कॉलेज आपको फंड देगा, आपको एकेडमिक ब्रेक प्रोवाइड करेगा, ये इस कॉलेज की यूनिक चीज़ है। तो वो यूनिक जो चीज़ें होंगी उस कॉलेज की वो बताएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, आप 15 लाख फीस दे रहे हो और जनरल ट्रेंड देखा गया 4 साल बाद में आपके हाथ में 3 लाख सीटीसी का पैकेज आ रहा है, 4 सीटीसी आ रहा है, तो मतलब इसका ये कौन का पॉइंट हो गया। एक तरफ कॉलेज वो जिसके अंदर आपकी फीस 7-8 लाख रुपए लग रही है और 4 साल बाद अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस हो रहे हैं वो देखें तो वो 10-15 सीटीसी लेके जा रहा है, तो ये इस प्रोज का पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से वो भी मैं कोई कोरा वगैरह पे, गूगल वगैरह पे करके नहीं करता, वो तो वहाँ पे पेड रिव्यू चलते हैं, बहुत बड़ा मतलब आइसिंग चलती है। लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखो, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, 2-3 दिन लगाता हूँ, उनसे सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर उसके बेस के ऊपर मैं पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके वो वीडियो बनाता हूँ, तब उसके अंदर वो एक्चुअल चीज़ दिखती है कि जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड वो पता चलती है। ओके, काफ़ी मेहनत वाला काम है, काफ़ी मेहनत वाला काम ज़्यादा रिसर्च और मेहनत वाला काम है, और स्टूडेंट जब देखते हैं उनको पता चलता है कि मेहनत लगी है इसके अंदर, ये नहीं डायरेक्ट कोरा से उठा के मतलब स्क्रिप्ट बना के बोल दिया, ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब तक तो फिर इस हिसाब से तो कॉलेजेस मेरे को तो नहीं लगता कि वर्थ इट निकलते हैं, या कितने परसेंट रहते हैं, क्योंकि मेरे को तो अगर ये कैलकुलेशन में दिमाग में लगा रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि बहुत ही रेयर, एक मतलब 100 में से 10 भी होंगे या नहीं होंगे, 8-10 होंगे जो कि वर्थ दे रहे होंगे। मतलब ऐसे मतलब अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें ना तो दबा क्या है, मतलब ग्रोसरी स्टोर्स की तरह इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस, हर कॉलोनी में 3-4 ग्रोसरी स्टोर्स है ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 3-4 प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। कोई पॉलिटिशियन खोल के बैठा है, कोई लोकल एमएलए खोल के बैठा है, मतलब उनके अंदर एकेडमिक बैकग्राउंड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, केवल सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़िया कर रखी है, एड्स वगैरह चला रखे हैं। पर ऐसी 10-20 टॉप यूनिवर्सिटीज़ है हमारे इंडिया में जो रियल में वैल्यू दे रही है। अगर किसी का माइंडसेट एक प्लेसमेंट लगनी है अमेजोन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आईआईटी में मिल रही है तो उस प्राइवेट कॉलेज में भी मिल रही है। जैसे बिट्स पिलानी है, वीआईटी वेलोर कंप्यूटर साइंस है, मणिपाल मेन कैंपस कंप्यूटर साइंस है, एलएनएमआईटी जयपुर है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। ऐसी 5-7 यूनिवर्सिटीज़ है एग्जिस्टिंग, बाकी सब मतलब आप कह सकते हो काम की नहीं है, केवल पैसा वेस्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो सपोज जैसे एमआईटी का देखते हैं, क्योंकि एमआईटी का मेरे को थोड़ा आइडिया है, मेरे दोस्त वगैरह जा रहे हैं। मणिपाल ये नोएडा वाली
मणिपाल कौन सी? हाँ एमिटी नोएडा। हाँ, बहुत महंगी है। हाँ। मतलब मेरे को था कि जब मेरा प्लान था कनाडा जाने का, बट उससे पहले मैं स्केटिंग वगैरह एस्टैब्लिश कर चुका था, तो मेरा रेवेन्यू आ रहा था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया वो। तो बट अब मैं एमआईटी भी गया था क्योंकि मेरे दोस्त कह रहे थे कि चल चल चल। अब मैं वहां पे जाके जब मैंने देखा तो ये मेरा कनाडा का पैकेज उससे बस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एमआईटी का था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब तुम एमआईटी छोड़ के कनाडा जाके पढ़ सकते हो, कनाडा न्यूजीलैंड जाके पढ़ सकते हो। और वर्थ अब क्या? हाँ, मेरा कोर्स मैंने उस टाइम पे बीबीए था शायद एमआईटी में। और बहुत ज्यादा स्टूपिड चीज हो रही थी वहां पे क्या होता है, तुम्हारा एक एग्जाम लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा एक इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू में उस टाइम तक मैं स्टार्ट कर चुका था अपना अकेडमी वगैरह और यॉर्क स्टोर, तो मेरे इंटरव्यू तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। बट मैं देख रहा था कि वो कैसे इंटरव्यू ले रहे थे, क्योंकि तुम जब वहां पे बैठे हो इंटरव्यू की लाइन में, तो तुम्हारे पता चल जाता है कि कैसे बच्चे आए हुए हैं। अब उन बच्चों का लेवल नहीं था जो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, और उनके साथ में बैठा था, मेरी दोस्ती वगैरह हो गई थी, वाइब मैच हो गई थी, बढ़िया बकचोदी कर रहे थे सारे। तो और पता लग जाता है कि यार ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। और उनका इंटरव्यू जानबूझ के फेल कर दिया क्योंकि उनके जो पेरेंट्स की इनकम थी ना वो ज्यादा थी बस। तो समझ गया ना पॉइंट क्या चल रहा था, कि जिससे फिर ये डोनेशन ज्यादा आ जाए, ये सब चीजें। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंडिया में प्राइवेट वाले जितने कॉलेजेस हैं उनकी तो फिर ज्यादा वर्थ है ही नहीं। मैक्सिमम ये मेजोरिटी है, 90% ये बोल रहा हूँ ना, 10% कोई ढंग के होंगे, वो भी 10 भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। 90% केसेज ऐसा ही है सारे। और वहां पे मैंने स्टूडेंट से जब बात करी तो उनका ये था कि जो कोर्स करें, देखो एमआईटी अपने बिजनेस उसके लिए सही है कि तुम एमबीए वगैरह कर रहे हो, तो उसके लिए तो चलो ठीक है। वो अब बिजनेस के लिए एमबीए कौन करता है आज के टाइम में? 2021 में कोई कर रहा है? से माना जा रहा है कि मतलब वहां पे वो चीजें सही पढ़ाई जा रही हैं। बट जैसे कोई एक्सटर्नल चीजें कर रहे हैं, जैसे कि कोई साइकोलॉजी कर रहा है या कोई दूसरे सब्जेक्ट्स कर रहा है जो कि ज्यादा उस डिमांड में नहीं है, उसकी क्लासेस भी नहीं लग रही है। मतलब फीसें जा रही है लाखों में, और उसकी क्लासेस हफ्ते में 2 3 4 लग रही है। पता नहीं क्या सीन चल रहा है, ये स्टूडेंट्स का कहना था। तो यही तो पॉइंट था मेरा। हुआ क्या था कि जब 12th वगैरह हो गई, जेई वगैरह का एंट्रेंस बाकी था, कोविड के चक्कर में पोस्टपोन्ड हो गया, तो वीआईटी ऐसी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, आपको पता होगा, वीआईटी वेल्लोर नाम से, तो उसका एंट्रेंस स्टार्ट हो गया पहले ही। और मेरे जो रैंक आ गए ठीक ठाक, 8000 रैंक आ गई 2 लाख में से, और वहाँ पे सीएस में एडमिशन मिल गया। तो आईआईटी एनआईटी बिट्स के बाद में दिमाग में यह था वीआईटी ठीक है, कॉलेज एडमिशन हो गया, बढ़िया, मज़ा आ गया, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया, और मेरिट से गए, डोनेशन से नहीं गए, कॉन्फिडेंस आ गया, फाइनल हो गया वीआईटी में जाएंगे। फिर मैंने एक बार वहाँ पे रिसर्च की, थोड़ी पढ़ा इधर उधर, वहाँ पे जो बीकानेर से जो गए हुए हैं उनसे बात की, तो मैंने कहा यार मेरे को जो चीज़ करनी है उसके लिए तो कॉलेज बनी हुई नहीं है। इस कॉलेज के अंदर आपको दबा के पढ़ाई करनी है, दबा के स्ट्रिक्टनेस है, इतने पैसे देने के बाद में भी फुल स्ट्रिक्टनेस है, और अटेंडेंस का 80% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है आपको। मैंने कहा भाई साहब रहने दो। फिर रातों रात वो एडवांस फीस दे रखी थी, 100% रिफंडेबल थी वो, तो वापस ली, और मैंने कहा अपने ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। तो करना कंटेंट का काम था। मैंने कहा वहाँ पे टैग के चक्कर में चले जाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा, कोई सेंस ही नहीं इतने पैसे लगाने का। मेरे साथ भी सेम हुआ था। मैंने तो बात भी करी थी कॉलेज टाइम पे ना कि मेरे ये स्टार्टअप वगैरह चल रहे हैं, तो मैं तो पूरी अटेंडेंस दे नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा, क्योंकि एक स्टार्टअप चल रहा होता है और अच्छा चल जाए तो कॉलेज का भी फायदा होता है, उनकी भी मार्केटिंग हो जाती है। फिर हमारे कॉलेज से निकला बंदे ने स्टार्ट किया, तो उन्होंने मेरे को कंसेशन दे दिया था कि तुम चलो 60% अटेंडेंस तुम्हें दे सकते हैं। मतलब वो कॉलेज की 75% कंपल्सरी थी, बट वो बार्गेन कर करके 60 पे लाया था। बट मेरे को हुआ नहीं सेटिस्फाइड, यार 60 में नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने फिर ओपन से कर दिया। मैंने ना ओपन से अन्नामलाई यूनिवर्सिटी वो है, तो उधर से कर लिया कि डिग्री आ जाएगी। घर कर ली बेटा, वो बीबीए कर ली, मतलब एट द एंड। हाँ, घर वाले थे ना। हाँ बस वही तो चीज। फिर मैंने तभी तो मैंने कहा था कि घर वालों को प्रेशर था, खुद का डिग्री वाला। तो हाँ वो तो अभी तक तो मैं उस पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं हूँ ना, तो प्रेशर फील हो, उस पे पहुंचेंगे तब पता चलेगा। वही भयंकर होता है घर वालों का ना। बट वो भी सही है अपनी जगह, उनकी भी गलती नहीं होती। और मतलब वो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज, ये एक्सपोजर देख ही नहीं रखा ना, तो वो तो अपने हिसाब से सोचेंगे ना, उनको ब्लेम नहीं कर सकते। और वो बुरा तो चाहेंगे भी नहीं, तो वो भी कंसर्न हो जाता है एक तरीके से। हाँ वही तो बात है। और फिर उनके ऊपर सर खपाना इज डिफरेंट थिंग, कि मतलब तुम जाके अगर उनको एक्सप्लेन कर रहे हो तो उनके पास 100 रीजन है तुम्हारे को ना करने के, और तुम्हारे पास 10 रीजन है कि तुम उनको समझाओ। हाँ, तो इससे बेटर होता है कि तुम सुन लो, तुम 50-50 पे आ जाते हो दोनों की, वो उनके 50 तुमने ना कर ठीक है, मतलब तुमने हाँ लेट इट बी। बट सही होता है इवेंचुअली, जब तुम थोड़े टाइम बाद देखते हो ना कि तुमने हाँ थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डाले कॉलेज वगैरह करने,
बट ठीक है वर्थ इट था, ऐसा भी नहीं है कि नहीं था। कि अगर तुम्हारा इन केस की तुम कहीं पे भी दिक्कत आती है तो एक पॉइंट पे तुम्हारे पास डिग्री है। हाँ, वो एक कागज का पन्ना पड़ा तो है हाँ कुछ दिखाने के लिए। कुछ तो करेगा, जब इतने टाइम हाँ हमारा दिमाग लगाया हाँ कुछ तो हेल्प करेगा। हाँ। बट टच वुड की ना ही करे, ना ही आए किसी काम को, तो ज्यादा बेटर है। सही है। तो और उसके कंपेरेटिवली गवर्नमेंट कॉलेज का क्या सीन है? क्योंकि मेरे को इंडिया के कॉलेजेस का ज्यादा आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट में आईआईटीज़ एनआईटीज़ और कुछ कॉलेज है, ट्रिपल आईआईटीज़ है, वो कम्प्लीट गवर्नमेंट तो नहीं, ऑटोनोमस कॉलेजेस है। तो आईआईटीज़ के अंदर भी बात करें तो जो टॉप की आईआईटीज़ है उसके अंदर मतलब एक्चुअल में रिसर्च का काम होता है, एक्चुअल में प्लेसमेंट्स लग रही है वहाँ पे। और ट्रिपल आईआईटीज़ है वो मतलब इंडिया का फ्यूचर है ये बोल सकते हो। उसके अंदर नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई है, एकेडमिक्स नेक्स्ट लेवल की है, और जो भी रिसर्च रिलेटेड काम हो रहा है इंडिया में तो वो ट्रिपल आईआईटीज़ के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है। तो गवर्नमेंट के अंदर तो आईआईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईआईटीज़ ये समअप हो जाती है। प्राइवेट में बिट्स पिलाने से बेस्ट कोई कॉलेज नहीं है इंडिया में। अच्छा। बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि ये कमिट करते हैं कि हम आईआईटीज़ एनआईटी से और बिट्स से भी अच्छे लेवल पे हैं मार्केटिंग से अपनी, पर ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड देखे तो बिट्स पिलानी मतलब बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है मेरे हिसाब से, क्योंकि बिट्स पिलानी के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को लगती है वो वहाँ पे 0% अटेंडेंस। अच्छा हाँ, यार, मतलब आपको प्रोजेक्ट्स करवाने, असाइनमेंट्स देने, लैब में अटेंडेंस होनी चाहिए। रेगुलर क्लासेस के अंदर कुछ क्लासेस को छोड़ के आप आसानी से एब्सेंट रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक ठीक। मेरी बहन है ना, उसका अगले साल कॉलेज का ही सीन होने वाला है, और वो है भी पढ़ने में अच्छी कि उसको कर सकती है फॉर्मल एजुकेशन में अच्छा। तो उसके लिए कॉलेजेस का ही सोच रहा था। तो ये बढ़िया हो गया पॉडकास्ट। मैं कॉल करूंगा सीधा, बताओ कहाँ भेजूं। एकदम श्योर। सही सही। सो क्या स्ट्रीम थे आपके पास? पीसीएम? मेरे पास साइंस मैथ थी। हाँ हाँ, मैं तो ह्यूमैनिटीज। मेरा तो पढ़ाई में बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। मतलब मेरे साथ क्या सीन था ना कि मैं था, एक तो मेरे सारे दोस्त थे पढ़ने में अच्छे, और हम लोग जब बैठे थे 10th में होता है ना कि अपनी स्ट्रीम चूज कर लो। सो हम बैठे हुए ग्रुप बना के सारे डिसाइड करें यार ये हमने ये करना वो करना, तो साइंस 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 सारे साइंस 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 वाले। उसके बाद मैं चला गया यार साइंस। उससे अब थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि तुम पे प्रेशर आ रहा था, पीयर प्रेशर टाइप। तो मैं वहां पे जाके मैम को बोल रहा हूँ कि हम कॉमर्स विद मैथ्स। और उसके बाद मैम भी करके देख रही है कि बेटा विदाउट मैथ्स तो बोलते था तू फेल है फर्स्ट टाइम उसमें अपने फर्स्ट हाफ में। तो मैंने कहा मैम आप लिख दो यार, लिख दो। वापस आके मैं चौड़े बोल रहा हूँ कॉमर्स विद मैथ्स बोल के आया हूँ। और उसके बाद मेरे को लिटरली फेंका गया ह्यूमैनिटीज में। मेरे जो मार्क्स थे उसके, मैं कहा बेटा तुम कॉमर्स विद मैथ्स, तुमको ह्यूमैनिटीज मिल गई, गनीमत है, ना तो स्कूल से बाहर करते थे तुम्हें। बट इवेंचुअली मेरे 12th तक आते आते मैं थोड़ा सीरियस हो गया था पढ़ाई को लेकर, तो मेरे आ गए थे अच्छे मार्क्स। बट ठीक है, यही थी मेरी तो पढ़ाई में बुरा ही हाल था। और फिर मेरा बाहर का था, मेरे को पता इंडियन ये मेरे को अपना 12th के बोर्ड तक कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे इंडिया में कॉलेजेस का क्या सीन है। मेरे को नहीं पता था बीबीए का क्या मतलब है, क्योंकि मैं अपना देख के बैठा था। मैंने कनाडा का सारा पढ़ रखा था कि कनाडा में क्या चल रहा है, वहां पे ओवरसीज में कैसे क्या है, तुम्हारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लसाल कॉलेज, मॉन्ट्रियल, सारा कुछ। मैं तो इतना घुस गया था कि मैं यहाँ से अपने कॉलेजेस के आसपास के हॉस्टल से भी बात कर चुका था कि मैं आऊंगा तो मेरा रूम का रेंट वेंट क्या पड़ेगा। मैं इतना ज्यादा वो था। बट फिर वो इवेंचुअली कैंसिल हो गया। तो मैं जब यहाँ पे हुआ तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। जबरदस्ती मेरे घर वालों ने कहा कि तू कुछ भी एग्जाम दे, क्योंकि डीयू तो होना नहीं था, मार्क्स नहीं देना है। बट तो अब ये तुम्हारा वो हो जाता है वो वाला ये आईपी यूनिवर्सिटी, और ये हाँ आईपी यूनिवर्सिटी आईपी अच्छी है। तो मतलब मैं तो कैसे ही बोलूँ अच्छी है, आप बताओ कि कैसी है। बट नहीं मतलब उसमें अच्छी कॉलेजेस है। उसमें विप्स अच्छा है, जेम्स मेरा जेम्स में हो गया था, जेम्स जो है अपना उसमें हो गया था। बट फिर वहीं पे आईपी के ना थोड़ा सा वो प्राइवेट में आ जाता है, तो उसमें 75% अटेंडेंस, और कुछ कुछ कॉलेजेस में तुम्हारे यूनिफॉर्म मैंडेटरी है। आईपी में मेरा अच्छे कॉलेजेस में हो गया था, क्योंकि मेरे एक तो मेरा था ये मेरे पे स्टार्टअप वगैरह थे, तो एक एडवांटेज ये हो गई। दूसरा मेरा जो उनका वो होता है एग्जाम होता है, उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छे थे, तो वो हो गया था। बट मेन जहाँ पे मैं आ गया था समअप करते हुए कि यार मेरे को टाइम बहुत लग जाएगा, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता कॉलेज में रेगुलर। तो फिर घूम फिर के मेरे को मिला अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जिसकी मेरे को पता चली कि यार रेपुटेशन अच्छी है। और मेरे को बाद में जब पता चला कि वहां पे वो एपीजे अब्दुल कलाम टीचर थे, तो मैं तो खुश हो गया कि हाँ भाई तुम्हारे आइडिया यहाँ पढ़ाते थे, तो ये सही कॉलेज है तुम्हारे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ओपन से
ये इग्नू वगैरह तुम्हारा है, बट इसमें ना तुम्हारे को हाफ ईयरली में एग्जाम देने होते हैं। और सिर्फ अन्ना वाला में क्या था कि तुम्हारे को सिर्फ एक ही बार एग्जाम देना है पूरे साल में। तो मतलब मेरे को सिर्फ साल में 3 बार एग्जाम देने थे, तो मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि भाई ये तो मेरे लिए बनी है चीज। पूरा टाइम फ्री है, बस थोड़ा एग्जाम से पहले थोड़ा चिल आउट करके पढ़ लेना, हो जाएगा। और जब मैंने सिलेबस देखा, जब मेरी किताबें आई तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार ये तो सारा, क्योंकि मैं कंटेंट उस टाइम पे बना रहा था एमबीए वाला, तो मैंने कहा ये तो सारा मेरे को आता है ऑलरेडी, तो मेरे लिए वो भी ईज आउट हो गया था। सही है। सो ठीक है, तो कौन कौन से कॉलेजेस बिल्कुल जैसे हैं कि मैंने ये भी सुना था कि कुछ स्कैम, जब मैं उस टाइम पे कर रहा था, कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि तुम एडमिशन ले लो, 3 साल पढ़ो और उसके बाद तुम्हारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं क्या था वो, उससे क्या है वो, क्या सीन है वो, स्कैम क्या चल रहा है? कौन सा वाला मेरे को पता नहीं, मेरे आप को, किस चीज़ मैं की जब बात उस कर टाइम रहे पे सर्च कर रहा था तो मेरे को बड़ा सारा, क्योंकि मैं बहुत डीपली रिसर्च करता हूँ, तो उसमें पता चला था कि एक स्कैम चल रहा है। कुछ कॉलेजेस वेरीफाइड नहीं है कि तुम डिग्री वगैरह करके आओ, अरे तो वो क्या चीज है वो? हाँ, उसके अंदर क्या होता है, जो कॉलेजेस मतलब हैं वो किसी और जो गवर्नमेंट, सेंट्रल हाँ हाँ गवर्नमेंट हाँ से, हाँ और हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एआईसीटीसी से हाँ अप्रूव्ड नहीं हाँ होती हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक बहुत है, सारे ऐसे चल तो रहे हैं। उसके डिग्री की आप अगर कोई जॉब प्रोफाइल वगैरह के अंदर दिखाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और वो हाँ पैसे लेते हैं दबा के, बस इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के, मार्केटिंग करके। एक और एडमिशन ले लोगे फिर पता चलेगा हाँ इसमें तो ये सीन है। तो ऐसी बहुत कॉलेजेस है, पर ठीक है उसमें इतना ज़्यादा ट्रैप नहीं है, इतनी क्राउड भी नहीं है, सीटें भी फिल नहीं होती, बस लोगों को पता चले। अब सोशल मीडिया से क्या अवेयरनेस फैल जाती है 1 मिनट में। हाँ, अभी होने लगा ना, अभी ये चीज थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई, क्योंकि अभी पता चलने लगा। बट उससे पहले जब मैं देख रहा था, उसका रिकॉर्ड क्या था, 2012 से के 2015-16 तक उसमें बहुत बड़े बड़े लेवल के स्कैम हुए। बच्चों के 3-3, 4-4 साल पूरे खराब हुए हैं, कि पूरे उन्होंने कॉलेज की डिग्री की और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको फिर से करनी पड़ी या फिर उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। अब तो पॉसिबल ही नहीं है। अब तो मान लो कोई कॉलेज अगर एक सेमेस्टर की फ़ीस बढ़ा देती है, या फिर सेमेस्टर की फ़ीस लेने के लिए बच्चे को बैठने नहीं देती क्लास में, अगर इसने फ़ीस नहीं जमा करे तो उसके अंदर ही प्रोटेस्ट हो जाता है, 1 मिनट के अंदर ख़त्म कॉलेज की रेपुटेशन। हाँ, बट इसमें तो यार ये थोड़ा सा, अगर कॉर्पोरेट उससे देखा जाए तो गलत नहीं है चीज, कि अगर बच्चा फीस ही नहीं दे रहा या लेट हो रहा है तो कोई सीन। और ये तो करो, बच्चा फीस देने में अभी रिसेंट में होता शायद सीयू यूनिवर्सिटी, उसमें हुआ था, अमन दत्तरवाल ने किया भी था इसके ऊपर, मतलब आउटरीच भी हुआ था काफ़ी। तो वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने अपनी फ़ीस सबमिट करने में लेट हो गया, टॉपर स्टूडेंट था, तो उसने डाउट पूछ लिया क्लास में, या फिर एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए उसको मना कर दिया, डाउट पूछा तो मना कर दिया कि पहले फ़ीस सबमिट करवाओ आप अपनी। तो इस लेवल पे वो काम कर रहे हैं कि उनको मना ही कर दिया, डाउट भी सॉल्व नहीं होगा अगर आप फीस नहीं जमा कराओगे तो उस बंदे ने किसी को बताई वो दिक्कत, और पूरे इंडिया में बुरी तरीके से फैल गया, हाथों हाथ रेपुटेशन, मतलब उसकी वजह रेपुटेशन क्या रह जाती है फिर उस कॉलेज की। एस्पिरेंट्स देखा? हाँ एस्पिरेंट्स देखा था। कैसा लगा? अब ये तो क्या है, मतलब अन अकेडमी का कंप्लीट, मतलब काफ़ी वो पहले कोटा टीवीएफ, मतलब कोटा वाले के अंदर वो कोटा वाला माहौल बता दिया पूरा, अब दिल्ली के अंदर पूरा दिल्ली ओरिएंटेड सीन है, वो सारा बता दिया। ठीक है, मतलब इंडियन को, टिपिकल इंडियन पेरेंट की जो सोच है उसका आउटपुट है ये दोनों वेब सीरीज। हाँ सही है, बढ़िया था। आईआईएम का क्या सीन है? आईआईएम वगैरह जो है ये एनमें, उसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं आया, उसका नहीं पता। मैं थोड़ा इंजीनियरिंग की टाइप में इंक्लाइंड हूँ, तो इसमें तो क्या 3 साल मतलब कोटा में पढ़े हुए हैं, 1 साल और 2 साल पीसीएम ले रखी थी, तो काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई के अंदर देखते रहते थे ये कॉलेज है वो कॉलेज है, तो काफ़ी रिसर्च कर रखी थी, तो इसमें नॉलेज था काफ़ी। ठीक ठीक ठीक। कोटा में पढ़े हो? बीकानेर मतलब कोटा। मैंने कोटा से पढ़ाई की थी। हाँ कैसा है वो? बिल्कुल जो कोटा फैक्ट्री में दिखाया सेम सीन है? हाँ, सेम, ऑलमोस्ट सेम वही सीन है, कुछ नया नहीं है उसमें। ओके। अब उसमें तो क्या उन्होंने मतलब एकदम जो कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है उसके बच्चे कैसे रह रहे हैं वो दिखा दिए। अगर आपके पास में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ठीक ठाक, मतलब आपके पास में एडवांटेज है, तो कोटा के अंदर फैसिलिटीज़ काफ़ी सही है। जैसे उसके अंदर काफ़ी ऐसे सीन्स दिखा रखे हैं जो एक्चुअल में बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, पर फाइनेंशियली जो ठीक है उनके लिए इतना ख़राब नहीं। उसके अंदर कोटा को कहीं ना कहीं डिफेम भी किया हुआ है, मतलब एज अ होल तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, कोई कोई जगह पे कोटा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने, तो वो चीज़ उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही है वहाँ पे। बाकी एकदम जो रियल चीज़ें होती है वो फैक्ट्स है, काफ़ी अच्छी रिसर्च करके उन्होंने बना रखी है। हाँ, ये कुछ जाते हैं ना डीपली, ये रमेश नगर भी मेरे पास ही है जो एस्पिरेंट वाला ना, तो काफी ज्यादा डीपली घुसते हैं।
बट ठीक है, उनका काम है। नाइस। सो अभी आगे यही प्लान्स है कि आगे स्टार्टअप वगैरह करना, डिग्री कंटिन्यू नहीं करनी? ये वाली डिग्री के बाद आगे डिग्री नहीं करनी, मास्टर्स वगैरह? ना भाई साहब, बीटेक हो गया वही बहुत है। ये 4 साल हो जाए हमारे, वो बहुत मोर देन इनफ है। घर वालों को बोल रखा है मोर देन इनफ है बीटेक। एमटेक वगैरह का कोई सीन नहीं है? कुछ नहीं। एमटेक वगैरह करनी होती तो फिर मैं मतलब प्राइवेट में एडमिशन लेता, हायर स्टडीज़ करनी होती तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में देखते। क्यों करनी है इतनी सारा, मतलब इंडिया में इतना पैसा पड़ा है, लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये बात भी है, सही बात है। इंटरेस्टिंग। अब एडवांटेज कैसे रह जाती है, देखो मतलब हाँ, मेरी जो जनरेशन है जेड जनरेशन है, ठीक है, तो हम लोगों के पास में मोबाइल आ गया था 7th-8th क्लास में। अब उस टाइम 2 तरह के टीनेजर्स थे। एक तो वो थे जो सोशल मीडिया इंटरनेट से एक्सपोज हुए थे तो एकदम भावुक हो गए थे, ठीक है, तो उन्होंने अपना दिमाग कंप्लीटली एंटरटेनमेंट चिलिंग कंटेंट के अंदर लगा दिया कि वो चिल करने वाली जो चीज़ें हैं वही देख रहे हैं। तो उनका जो 5 साल बाद में भी आउटपुट है कि उनके दिमाग के अंदर प्रोडक्टिविटी, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप ये वाली चीज़ दिखेगी नहीं। उनके दिमाग में अभी भी वो वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, अभी भी नेटफ्लिक्स एंड चिल वो चल रहा होगा। और दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की थी कि उनके पास में एडवांटेज थी, एक मोबाइल फ़ोन की, एक इंटरनेट रिचार्ज की। उस टाइम जो एयरटेल का आता था, मेरे पास में था 7 दिन के कोई 125 रुपये लगते थे, ठीक है, तो वो टाइम था। उस टाइम हमको इतनी एडवांटेज थी। तो उस टाइम ये 2 तरह के लोग थे। सेकंड वाली कैटेगरी वो थी जो देखती थी अमन दत्तरवाल को, विवेक बिंद्रा को और ऐसे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको फॉलो करते थे। मैं तो साइंस का भी नहीं था, मैं फिर भी देखता था अमन दत्तरवाल को। ह्यूमैनिटीज का था तब भी देखता था। यही तो हिमेश मदान है, तो ऐसे ऐसे लोगों को जो उस टाइम से देख रहे थे ना, उन्होंने कंटेंट बहुत अच्छा कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनका माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो आज की डेट में देखें ना, तो वही बंदे हैं जिनके दिमाग में क्या बात कर रहे थे हम थे कि भाई जो 8th-9th के अंदर जब हमारे पास में फ़ोन आ गया था, उस टाइम 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे। एक तो वो थे भाई चिल जोन में, एक थे जो अमन भैया, ये विवेक बिंद्रा, इन सब की वीडियोस देखते, तो उनका कहीं ना कहीं दिमाग प्रोडक्टिविटी में, स्टार्टअप्स में, इसके अंदर चला गया। जैसे किसी ने मान लो हिमेश मदान ने एक बार डाली थी टॉप 5 मूवीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स, मैं जब 9th के अंदर था, तो उसके अंदर किसी ने बताया था कमेंट सेक्शन में कि सोशल नेटवर्क है जो काफ़ी बढ़िया मूवी, मेरे को सही लगी, फेसबुक के ऊपर कमेंट में था उसकी वीडियो का। तो मैंने देखा सोशल नेटवर्क क्या है भाई, तो मैंने 8th या 9th में सोशल नेटवर्क देखी। तो मतलब कंप्लीटली माइंडसेट मेरा बिल्ड उस मूवी से हुआ था, जो फेसबुक के पीछे मूवी है ना वो। तो उस टाइम 2 तरह के लोग थे। उसी रीज़न से अब हमारे पास में ऐसे दिख रहे होंगे लौंडे के यार, एक तो थे जिन्होंने एडवांटेज नहीं ली, वो अभी भी चिल में, पहले भी चिल में थे, अभी भी चिल में है। एक थे वो, उन्होंने एडवांटेज ले ली उस सोशल मीडिया के एक्सपोजर की, और अभी मतलब कुछ ना कुछ खुद का भी मतलब सोशल मीडिया पे वो काम कर रहे हैं, वो चीज़ है। आज वो लोग कामयाब हो गए हैं, कॉलेज के ऊपर रिव्यू डाल रहे हैं। नाइस, सही बात है। मैं भी पढ़ा था ना, दोनों ही था वैसे तो। मैंने जो मेरे हाथ में भी आ गया था, काफी पहले आ गया था फोन, तो मैं भी दोनों चीजों में पड़ गया था। मैं एक टाइम पे ये भी देख रहा था, एंटरटेनमेंट भी आ रहा है क्योंकि वो टीनेजर है, वो बच्चा है, और दूसरे टाइम पे वो भी सीख रहा है कि क्या कौन सी मूवीज है, कैसे बिजनेस स्केल होता है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है, नया नया कॉन्सेप्ट है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, वो एंटरटेनमेंट वाली चीज कम होती गई और ये वाली कम होती गई। हाँ, फिर अपन को एक टाइम के बाद में क्या कोई बोलेगा ना कि भाई नेटफ्लिक्स पे नई मूवी आई है, तो हमको इंटरेस्ट ही नहीं आता उस चीज़ में। कोई ये बोलेगा ना कि यार भाई स्कैम है, ये मूवी है, वो मूवी, तो मतलब हमारा इंक्लिनेशन हमेशा उसी तरफ रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से जो फाउंडेशन है वो कंटेंट हमने ऐसा ही देख रखा कि बिल्टअप उसी तरह का हो रखा है, तो हमको ऐसा मतलब अट्रैक्ट भी नहीं होंगे ऐसी चीज़ों से। सही 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 चीज एकदम। तो क्या लगता है अभी क्या फ्यूचर है, मतलब जैसे अभी रील्स का सीन चल रहा है, रील्स का क्या लगता है? अभी तो अब रील्स में तो यही है ना, विवेक बिंद्रा ने जो बात बोली थी कि पहले लोग देखते थे क्या कि टीवी सीरियल्स देखते थे, मतलब आधे घंटे में 1 घंटे में उनको एंटरटेनमेंट हो रहा है, या फिर मूवीज़ देखते थे 3-3 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए। अब उनको चाहिए 15 सेकंड के अंदर, धीरे धीरे ड्यूरेशन कम हो रही है कि 15 सेकंड में उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले, 15 सेकंड में भी उनका एंटरटेनमेंट हो। तो वे जनता के दिमाग के हिसाब से सारे प्लेटफॉर्म्स अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, और उसी तरीके से जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको अपने आप को मतलब अडॉप्ट करना पड़ता है चीज़ों को। और शॉर्ट्स का फ्यूचर तो है, यूट्यूब ने भी कितने $100 मिलियन या $1 बिलियन पता नहीं कितना फंड केवल शॉर्ट्स के लिए दिया। ट्रेंडिंग पेज ही हटा दिया, मतलब कि शॉर्ट्स पे आप नाच गाना करो और पैसे कमाओ। सही है सही है।
तो क्या क्या और शॉर्ट्स की चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी? टिकटॉक वायरल हुआ था ना, उसके बाद में शॉर्ट की चीज़ है। टिकटॉक जैसे बैन हुआ, इंस्टाग्राम ने रील्स लिया, या यूट्यूब शॉर्ट्स लिया, या स्नैपचैट भी आपको पता हो तो स्पॉटलाइट नाम की चीज़ लेके आया। तो स्पॉटलाइट में भी क्या, अगर आपकी कोई मतलब शॉर्ट वीडियो है 30 सेकंड की, वो वायरल हो गई, मान लो 2-3 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो स्नैपचैट का खुद का मैसेज आता है और उसके ऊपर आपको कुछ मतलब ठीक ठाक अमाउंट मिलता है। तो हर चीज़ में ये मतलब शॉर्ट्स का कंटेंट तो वायरल होना तय है। वो भी क्या करे, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर वायरल कंटेंट ऑडियंस, क्योंकि देखो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि मैं देख रहा था आशीष चंचनाली, ये जितने भी ये पुराने क्रिएटर्स हैं जो बड़ा बड़ा कंटेंट बनाते थे, ये सारे अब यूट्यूब को वो दे रहे हैं कि यार ये यूट्यूब ने ट्रेंडिंग पेज हटा दिया, ट्रेंडिंग सेक्शन हटा दिया और शॉर्ट्स डाल दिया, ये कर रहा है वो कर रहा है। बट ये एक तरीके से सोच रहे हैं, सिर्फ एक तरफा सोच रहे हैं। अगर यूट्यूब ये नहीं करेगा तो ऑडियंस सारी इंस्टाग्राम पे रहेगी, तो फिर कहाँ से कमाएगा आशीष चंचनाली? यही तो या बात फिर है। कहाँ से कमाएगी इनके अंदर भी तो कंपटीशन है ना, इनके अंदर भी तो कंपटीशन है। केवल क्रिएटर्स का कंपटीशन थोड़ा ना है कि तू रील पे ज़्यादा व्यू ला रहा है, मेरे यूट्यूब पे कम व्यू आ रहे हैं। उनके दिमाग में तो ये चीज़ चल रही है। क्योंकि पर जो वहाँ वही, अगर यूट्यूब ना करे ये, तो थोड़े टाइम बाद आशीष चंचनाली खुद यूट्यूब छोड़ के रील्स पे चला, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर IGTV और रील्स के ऊपर जो सेम चीज़ यूट्यूब पे मिल रही थी, वो सारी चीज़ मिल रही है हमको अभी। और इवन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और जल्दी ग्रो हो रहे हैं। यूट्यूब पे मैंने अभी तक 180 वीडियो बना दी, मेरा एग्जांपल देता हूँ, 180 वीडियोस बना दी। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 8,000 और कुछ 12 लाख व्यू, आपको जैसे मैंने बताया। तो बहुत एफर्ट लगे इसके अंदर कि यार आपको ट्राइपॉड भी लेना पड़ेगा, रिंग लाइट भी लेनी पड़ेगी, एडिटिंग के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर भी चाहिए, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। रील्स में क्या, मेरे को अगर 30 सेकंड की रील बनानी है, मेरे को 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, 25 मिनट लगेंगे। उसकी रिसर्च के अंदर लग जाएंगे कोई 15-20 मिनट। 1 घंटे में मैं 30 सेकंड की रील बना सकता हूँ। पर रीच मेरे को उस यूट्यूब वीडियो में नहीं मिल रही जितनी रील्स में मिल रही है। तो कौन, क्रिएटर्स भी किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो पहले इंस्टाग्राम को ग्रो कर रहे हैं, फिर जैसे 10,000 हुए, स्वाइप अप का बटन आया, यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, एल्गोरिथम सेट हो गई। सही है, सही है। सो अभी क्या, अभी शॉर्ट प्लान्स तो यही है कि कंटेंट बनाना है अभी सितंबर तक, और उसके बाद स्टार्टअप वगैरह में जाना। तो अभी यहाँ से अर्निंग वगैरह कुछ स्टार्ट हुई? आवाज़ फिर नहीं आ रही आपकी। सो क्या क्या पूछ रहा था मैं कि अभी क्या प्लान है उसका? हाँ, प्लान यही है, सितंबर तक। हाँ, कंटेंट का गेम है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर 2 चीज़ें, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो यूट्यूब ही है, उसके बाद में टाइम मिलता रहता है तो इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह बना देते हैं। एक बार ऐसी वो कैजुअल EMI वाली रील बना दी थी मैंने, तो उसके अंदर कोई 4,70,000 व्यूज़ आ गए, एक्सपेक्टेड ही नहीं थे। अच्छा। पता नहीं, मतलब इंस्टाग्राम पे ये है कि आपने कंटेंट पुटअप कर दिया तो कभी भी वायरल हो सकता है। रील्स पे स्पेशली, पूरे रील्स पे तो कितना कितना फोकस डाल रहे हो रील्स पे अभी? रील्स पे अभी कितना फोकस डाल रहे हो? रील्स पे मतलब मेरा इतना ही रहता है कि पर डे अगर एक रील हो जाए वो बहुत है। मैंने स्टार्टिंग में जब रील्स पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया तो मैं 2 रील्स पर डे डालता था और 1 यूट्यूब वीडियो डालता था। अब ये हो रखा 1 यूट्यूब वीडियो और 1 रील, ये हो जाए तो मोर देन इनफ है। क्योंकि अब क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो होती है क्वालिटी और बढ़ानी पड़ती है आपको, तो उसके अंदर टाइम लगता है फिर। ओके, नाइस। कोई मेरे लिए कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताओ। आपके लिए तो क्वेश्चंस, आप मतलब आपने क्या बताया था कि यूनिवर्सिटी MET के अंदर आपने एडमिशन लिया था ना? नहीं, मैं गया था अपने फ्रेंड के साथ। हाँ, और फिर इंटरव्यू वगैरह सब हो गया था। फीस देने के टाइम पे मैंने कहा था नहीं, मेरे को नहीं करना, बहुत महंगा है। और कनाडा का प्लान कैंसिल क्यों हुआ? कनाडा का प्लान इसलिए कैंसिल हुआ था कि एक तो यहाँ पे बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश हो गए थे, तो मैं एक तरीके से वो बिजनेस वाली चीज लगा रहा था कि मैं अगर वहां पे जाऊंगा 3 साल लगाऊंगा तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में खर्चा आएगा ही आएगा, चाहे कितने भी तुम बजट कर लो, कुछ भी कर लो। और यहाँ पे, और फिर मैं एक तरीके से डेट में आ रहा हूँ। फिर ऑडियो रुक गई। सो मैं कह रहा था कि कनाडा का इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि फिर मैं यहाँ पे जब पैसे कमाने लगा तो मेरे को लगा कि वहां जाके 40-50 जितने भी पैसे लगेंगे उसके डेट में आ जाऊंगा, तो इतने ज्यादा उसमें डेट में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब तुम लाखों तक कमा रहे हो तो यहीं रहो, फिर खामा का घर से भी दूर रहो, ये सारी चीजें, तो इसलिए सही है। और जो पहला बिजनेस किया था वो किस चीज़ का था? स्केटिंग अकेडमी, वो उसमें मैं स्केटिंग वगैरह सिखा रहा था। तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो कुछ था ही नहीं, मतलब सीधी डायरेक्ट रनिंग ही थी। 1,000 रुपए से स्टार्ट किया था, वो पैम्पलेट और फोन का खर्चा था। हाँ, हाँ बस।
और तुम्हें उससे कैसे अच्छा खासा पता कि रिवेन्यू जैसे जनरेट कर लिया होगा। हाँ उससे आ गया था, मतलब लगा लो 1,000 रुपये फीस थी, 2-3 हज़ार रुपये मेरा पेट्रोल का हाँ। खर्चा होता था स्कूटी से, और 50 के हम्म। आसपास बच्चे आ गए थे। हम्म। सो हो जाती थी अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। एक 12वीं क्लास के बच्चे के लिए वो हद से वहाँ से ज़्यादा अच्छी इनकम है। वहाँ से काफ़ी अच्छी एज मिल गई, मतलब स्टार्टअप्स वगैरह करने के। हम्म। फिर मैं लिंक्स बने, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जब तुम बाहर जाते हो, एक्टिवली काम करते हो, तो वहाँ से दिमाग चलता रहा, इवेंचुअली चीज़ें आगे बढ़ती रही और फिर यहाँ तक है जो है। फिर अभी कौन सा एक योक स्टोर जिसमें आप एग सप्लाई करते हो ना, हाँ जी हाँ जी। वो किस तरह का उसका बिजनेस मॉडल, मतलब दिल्ली के अंदर है क्या सारा सिस्टम वो? हाँ हाँ, दिल्ली में भी, अभी वेस्ट दिल्ली में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ हाँ। जाती है अगर हम पूरा दिल्ली पकड़ेंगे। तो अभी दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में कुछ एरियाज में है वहाँ पे, बट वहाँ पे हमने मोनोपोली क्रिएट कर लिया है कि वहाँ पे अगर अंडे जा रहे हैं तो यॉर्क स्टोर पे जा रहे हैं। सो बढ़िया। यही गजब। अभी तो, अभी बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, इसको ख़त्म ही करते हैं। लैग ये बहुत वही तो, लैग हो रहा है। ये वाली बातें थोड़ी पर्सनल पे कॉल पे कर लेंगे, पॉडकास्ट, क्योंकि आपके बारे में ही था, मेरे हाँ। बारे में तो बाद में भी हम जान लेंगे। हाँ सो सही है। बस लास्ट में मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा था मैं एज अ होस्ट, कैसा रहा आपको एडॉन टॉक्स की वाइब कैसी लगी? एक बार वो अच्छे से समझा दो, गालियां देने का मैंने गालियां भी दे सकते हो, जो भी है। नहीं नहीं, वाइब देखो, मेरे को मेरी जैसी होती है ना, जैसी मेरी वाइब है, मतलब चिल वाइब के अंदर प्रोडक्टिव बातें होनी चाहिए, और वो चीज़ आपके साथ फील हो रही है। एक होता है मतलब एक बोरिंग सा, जिसको खुद को मतलब चाहिए ना कि यार कंटेंट मिलना चाहिए इस बंदे से, उसकी इस तरह की अप्रोच रहती है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, मतलब जो चीज़ का आंसर मैं देना नहीं चाहता वो क्वेश्चंस वो पूछते हैं। बोरिंग टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती है, तो वो थोड़ा सीन सही नहीं लगता। आपके साथ में ऐसे मतलब चिल वाइब थी, काफ़ी बढ़िया, मज़ा आया। हम्म, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके। सो मच। दिल्ली आओगे तो मिलना, दिल्ली आओगे तो कभी ऑफिस आना, ज़रूर मिलना। ज़रूर।